नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी3 क्लासेज में। दोस्तों, मैं आप सबके लिए समान ज्ञान और समान विज्ञान के 30 प्रश्न लेके आया हूं, जो कि ये भाग 4 है और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपके पास 30 प्रश्न लेके आता हूं, लेकिन आपको कम से कम इन 30 प्रश्नों में से 25 प्लस का टारगेट बना के चलना चाहिए, जिससे आपका जीके जीएस स्ट्रांग हो सके। यदि आप 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हर वीडियोज़ में, तो आपकी जीके जीएस सही है। लेकिन अगर 25 प्लस से क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप अगर हमारे वीडियोस को 2-3 बार देखते हैं तो धीरे धीरे आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान स्ट्रांग होता चला जाता है और धीरे धीरे आप एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करते चले जाते हैं। तो चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके, प्रथम प्रश्न आपका है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी है ताप्ती। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। आपका ऑप्शन है ए फफूंद, बी जीवाणु, सी वायरस और डी है शैवाल। तो दोस्तों बताइए कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, पेनिसिलिन जो है वो फफूंद से प्राप्त की जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पित्त का स्रोत क्या है। पित्त का स्रोत क्या है। ऑप्शन है ए पित्ताशय, बी अग्नाशय, सी पित्तवाहिनी और डी है यकृत। दोस्तों, आप अपना आंसर बताइए कि पित्त का स्रोत क्या है। तो दोस्तों, पित्त का जो स्रोत है वो है आपका यकृत। यकृत जो है आपका पित्त का स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए त्रिशूल, बी अग्नि, सी ब्रह्मोस और डी है सागरिका। तो दोस्तों, आप अपना आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो दोस्तों, ये इसका जो आंसर होगा वो है आपका ए, यानी कि त्रिशूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। दोस्तों, ऑप्शंस हैं ए फिजी, बी मॉरिशस, सी इंडोनेशिया और डी है नेपाल। तो दोस्तों बताइए कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। दोस्तों, वैसे विक्रम संवत जो है हमारे भारत देश का है, परंतु हम लोग ईसा मसीह के जन्म के अनुसार वाले कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना आंसर बताइए कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे नेपाल देश में जो है विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन हैं ए सर्वोदय, बी आर्य, सी टाइम्स ऑफ इंडिया और डी है यंग इंडिया। तो दोस्तों, आप अपना आंसर बताइए कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों, गांधी जी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र था वो था यंग इंडिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और डी है दादा भाई नौरोजी। बताइए दोस्तों कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन है ए जतिन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, सी कल्पना दत्त और डी है राजगुरु। तो दोस्तों बताइए कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों, राजगुरु जी को फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है ए यूरेनस,
बी नेपच्यून, सी बुध और डी है मंगल। आप बताइए दोस्तों कि कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह जो है वो यूरेनस को माना जाता है और यूरेनस में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया है कि वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। ए मार्केली स्केल, बी सिस्मोग्राफ, सी रिएक्टर स्केल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। यह एक भूकंप मापी यंत्र है जिससे हम लोग भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21 है, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 226। आप अपना आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार से जो है अनुच्छेद 21 से आपका संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आपके पास ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि किस शासक ने जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। तो दोस्तों जामा मस्जिद का जो निर्माण है उसने शाहजहां ने दिल्ली में कराया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका करेक्ट। यानी कि चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है मार्केली स्केल, सी बी सिस्मोग्राफ, सी रिएक्टर स्केल और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है आपका वो रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक भूकंप मापी यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। आपके पास ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया और डी है यूरोप। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी निचली भूमि का क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है निचली भूमि क्षेत्र का युक्त महाद्वीप है। यानी कि चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया है किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दोस्तों आप अपना आंसर बताइए, मैं ऑप्शन देता हूं। ए संवैधानिक उपायों का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी है समानता का अधिकार। तो दोस्तों बताइए कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है ए खजुराहो का मंदिर, बी मार्तंड सूर्य मंदिर, सी कामाख्या मंदिर और डी है दिलवाड़ा मंदिर। तो दोस्तों आपका आंसर होगा कि खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है कामुक चीजों के लिए, कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कामसूत्र वाले चित्रों को वर्णित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए परजीवी मिश्रण, बी गर्भ निरोधक मिश्रण, सी यौगिक मिश्रण और डी है संपार्श्विक मिश्रण। दोस्तों कि द्रव माध्यम में अगर केवल पानी है तो उस मिश्रण को हम लोग संपार्श्विक मिश्रण के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी पर्वतीय मिट्टी, सी लाल मिट्टी और डी है काली मिट्टी। तो दोस्तों बताइए कि भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत के अधिकांश भागों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए AKFI, बी AIKF, सी फीफा और डी है BCCI। दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि कौन सा विकल्प जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो AKFI जो है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि फीफा जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है और आपका BCCI जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न
ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1885, बी 1950, सी 1889 और डी है 1947। तो दोस्तों आप अपने से बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है। आपका ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर और डी है आर्गन। आप बताइए कि कौन जो है एक आणविक मोनोलिथ है। तो दोस्तों आपका आंसर जो है वो होगा आर्गन। आर्गन जो है एक आणविक मोनोलिथ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। आपके ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, बी डंकन जल संधि, सी 10 डिग्री चैनल और डी है कोको द्वीप। तो दोस्तों आप बताइए कि कौन सा जो है अंडमान और निकोबार को दो अलग अलग समूहों में बांटता है। तो दोस्तों 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप को दो अलग अलग द्वीपों में बांटता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रोटोजोआ, बी कवक, सी विषाणु और डी है जीवाणु। तो दोस्तों बताइए कि क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों क्षय रोग और टीबी रोग जो है वो जीवाणुओं के कारण होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए शामिल हो जाती है, बी बढ़ती है, सी कोई परिणाम नहीं और डी है स्थैतिक घर्षण होता है। तो बताइए दोस्तों कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है। तो दोस्तों आपका आंसर जो है स्थैतिक घर्षण होता है उनके अंदर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किनके त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए गंगा और महानदी, बी गोदावरी और कृष्णा, सी महानदी और गोदावरी और डी है कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि कोलेरू झील जो है किनके त्रिकोण में पाई जाती है। तो दोस्तों कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 5, सी 4 और डी है 3। दोस्तों आप बताइए कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो दोस्तों लोकसभा में कम से कम 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल के कितने दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 30 दिन, बी 10 दिन, सी 14 दिन और डी है 7 दिन। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल के कितने दिनों के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताएं कि क्या हो सकता है, कितने दिन के अंदर हो सकता है। तो आपका जो आंसर है वो है 10 दिनों के भीतर जो है उनको सूचित कर देना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एंटोनी वॉन लीवेनहॉग और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए, कोशिका के नाभिक का आविष्कार जो है किसने किया था। तो दोस्तों कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी कि आपका नंबर जो डी है वो करेक्ट है। दोस्तों कोशिका का आकार कुछ ऐसा होता है और उसके बीच में जो है आपका कोशिका का नाभिक होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा फलों के बीच में आपका जो है वो बीज होते हैं और बीजों का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो दोस्तों हम इस ब्राउन के अनुसार याद कर सकते हैं नाभिक यानी कि बीज और बीजों का कलर यानी कि ब्राउन, यानी कि नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो दोस्तों ये ट्रिक है याद करने की, आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चनों में आपको ट्रिक देता रहूंगा जिससे आपको क्वेश्चन और आसान लगने लगे। तो याद रहे दोस्तों कि कोशिका के सबसे बीच में मिडिल में आपका नाभिक होता है और नाभिक की तरह ही फलों में बीज होते हैं और बीजों का कलर ब्राउन होता है और इससे हम याद कर सकते हैं कि नाभिक का जो है आविष्कार उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए सांची, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र और डी है महरौली। तो दोस्तों आप बताइए कि अशोक का जो सिंह स्तंभ है वह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अशोक का सिंह स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला यानी कि अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलिस्टर, बी नायलॉन, सी बैग और डी है रेयान। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है रेयान। रेयान जो है वो एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया एक तरह का फाइबर है। तो दोस्तों आपके 30 प्रश्न समाप्त हो गए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने 25 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किए कि नहीं किए। अगर आपने किए तो आपके जीके सही हैं, अगर आपने नहीं किए तो आपको इन वीडियोस को कम से कम 2-3 बार देखने की आवश्यकता है, जिससे आपका जीके जीएस धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाए और आप एग्जाम्स में जीके जीएस के क्वेश्चंस को टोटल सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ, जिससे आपका फिर से जीके जीएस को हम लोग स्ट्रांग बना सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें।